अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के बारे में। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है और इसके कौन से 3 मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हो फेगोसाइटोसिस के बारे में तो वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है सही तरह से समझ आ सके कि कैसे जो है वो फेगोसाइटोसिस होती है, ठीक है, और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसके। तो दोस्तों, वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू कंटिन्यू आवर वीडियोस एंड वी विल फील मोटिवेटेड। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी फॉरेन पैथोजन जो है या कोई भी इन्वेडिंग पैथोजन हमारे पास माइक्रोब भी हो सकते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी इन्वेडिंग पैथोजन या फॉरेन पैथोजन जो है उसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक सेल जो है वो इनगल्फ करते हैं। ठीक है, किस तरह इनगल्फ करते हैं वो हम लोग प्रोसेस में समझेंगे इस चीज को। अब हमारे पास जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, हमारे पास फेगोसाइटिक सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स भी हमारे पास जो है वो फेगोसाइटिक सेल्स की एग्जांपल्स में आते हैं, और इसके अलावा जो डेंड्रेटिक सेल्स है ये भी हमारे पास क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है, मतलब ये वो सेल्स है कि जो फेगोसाइटोसिस को करवाते हैं। कौन कौन से? मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्रेटिक सेल्स। अच्छा, अब इसके हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं फेगोसाइटिक प्रोसेस के। पहला होता है रिकॉग्निशन, दूसरा स्टेप होता है इनगल्फमेंट, और तीसरा स्टेप होता है किलिंग एंड डाइजेशन। ठीक है, पहली स्टेप की हम लोग बात करें रिकॉग्निशन की। जब कभी भी बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन या कोई फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब जो है वो इंटर कर जाता है, तो ये जो डेंड्रेटिक सेल या जो मैक्रोफेजेस है, ठीक है, या जो न्यूट्रोफिल सेल्स है, ये उस फॉरेन पैथोजन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई कोई फॉरेन जो बॉडी है वो इंटर कर गई है, ठीक है, जो कि हार्मफुल है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास रिकॉग्निशन का पहला स्टेप। अब इसमें हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है इनगल्फमेंट। अब क्या होता है कि जब रिकॉग्नाइज कर लिया ना मैक्रोफेज ने उस फॉरेन पैथोजन को, अब इनगल्फमेंट स्टेप में क्या होगा कि जो इस मैक्रोफेज के जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये अपने, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फॉरेन पैथोजन है, ठीक है, ये वाला, और ये हमारे पास क्या है, मैक्रोफेज है। अब ये जो मैक्रोफेज है ये अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को जो है ना, इसको इस तरह से उस फॉरेन पैथोजन के सराउंड कर लेगा इस तरह से। ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉरेन पैथोजन था और यहाँ से नीचे से जो है वो क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ने जो है उस फॉरेन पैथोजन को सराउंड कर लिया। सराउंड करने के बाद क्या होता है कि उस फॉरेन पैथोजन को जो है इनसाइड द मैक्रोफेज सेल जो है वो इंटर कर जाता है वो, और एक वेजिकल की फॉर्मेशन हो जाती है इनसाइड द मैक्रोफेज। ठीक है, पहले जो फॉरेन पैथोजन, जो इन्वेडिंग जो पैथोजन बाहर था, अब वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन में उसने उसको घेर लिया है और इनसाइड उसको मैक्रोफेजिक सेल के अंदर उसको ले आया है। ठीक है, अब इनसाइड द मैक्रोफेज क्या होगा कि वो वेजिकल की शक्ल में स्टोर हो जाएगा वो फॉरेन पैथोजन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो वेजिकल बना है इनसाइड द मैक्रोफेज और इस वेजिकल के अंदर वो पैथोजन पड़ा है। ठीक है, अब आपको पता है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है वहां पे जो है लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो वेजिकल है मैक्रोफेज ने इसको इनगल्फ किया है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। इस वेजिकल को हम लोग बोलेंगे फेगोसोम, और यहाँ पर हमारे पास साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम भी पड़ा हुआ है। तो ये जो लाइसोसोम है ये आके इस फेगोसोम वाली वेजिकल के साथ जो है कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, फेगोसोम प्लस लाइसोसोम मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, और फेगोसोम वो वेजिकल है जिसमें वो पैथोजन इनसाइड मौजूद है, और लाइसोसोम इस साथ मिल गया। और लाइसोसोम के अंदर आपको पता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि किलिंग एंड डाइजेशन करते हैं। अब जैसे ये दोनों मिलेंगे ना, तो इस फेगोसोम को अब हम लोग क्या बोलेंगे, फेगोलाइसोसोम इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइसोसोम है ये इसके साथ मिलकर इसके अंदर जो है ना, फेगोसोम के अंदर अपने जो एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स है, उनको रिलीज करवा देगा फेगोसोम के अंदर। ठीक है, जब फेगोसोम वाले वेजिकल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ जाएंगे तो आपको पता है कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, किलिंग एंड डाइजेशन करते हैं उस फेगोसोम के अंदर जो माइक्रोब होता है उसकी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पास जो फॉरेन पैथोजन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी किलिंग हो जाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से,
और जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स आए हैं वो लाइसोसोम से आए हैं। लाइसोसोम ने जो है फ्यूज किया है फेगोसोम के साथ। फेगोसोम वो वाला वेसिकल है जिसके अंदर वो माइक्रोब या पैथोजन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला था हमारे पास रिकॉग्निशन, जब मैक्रोफेज ने उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज किया था। और दूसरा स्टेप हमारे पास जो इनगल्फमेंट का था, जिसमें मैक्रोफेज ने क्या किया था कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को जो है उस पैथोजन को घेर लिया, सराउंड कर लिया और उसको इनसाइड द मैक्रोफेज वो इनसाइड अपने बॉडी में लेके आ गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारे पास किलिंग डाइजेशन का स्टेप था। उसमें वो लाइसोसोम के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक, उन्होंने जो है डाइजेशन एंड किलिंग कर दी माइक्रोब्स की, ठीक है। अब ये जो इनडाइजेस्टेबल माइक्रोब पीछे रह जाएगा, जिसकी डाइजेशन हो चुकी है, किलिंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो इनडाइजेस्टेबल माइक्रोब रह गया पीछे, ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए क्या होगा, उस मैक्रोफेज की बॉडी से बाहर एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास मैक्रोफेज का प्रोसेस। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस फेगोसाइटिक प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से इजीली जो है वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये ज्यादातर जो मतलब लार्ज बैक्टीरिया होते हैं ना, लार्ज, ये ज्यादातर उनके लिए यूज होता है फेगोसाइटिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपके लिए उसके ऊपर जो है अलग से वीडियोस बनवा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।